हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सूचना आयोग के बारे में। सूचना आयोग के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर और देखते हैं कि सूचना आयोग के बारे में कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं एमपीपीएससी मेंस के लिए या फिर किसी भी पीएससी एग्जाम्स के लिए बन सकते हैं। तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019, जो कि संशोधन जो है 2019 में हुआ है। तो सूचना के अधिकार के तहत क्या क्या संशोधन किए गए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो इस अधिनियम में प्रावधान है कि मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यानी कि जो कार्यकाल कितना होगा मुख्य सूचना आयुक्त का और अन्य जो सूचना आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल कितना होगा, ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा। और इनका कार्यकाल इस संशोधन से पहले 5 वर्ष का था। ठीक है, यानी कि जब के ये संशोधन नहीं हुआ था 2019 में, उसके पहले इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? 5 वर्ष का। लेकिन अब जो है केंद्र सरकार तय करेगी कि कार्यकाल कितना होना चाहिए। ठीक है, इस संशोधन के बाद इसके बाद नए विधेयक के तहत केंद्र और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते एवं अन्य रोजगार की शर्तें भी केंद्र सरकार के द्वारा ही तय की जाएंगी। यानी कि कितना वेतन मिलेगा, भत्ता मिलेगा, रोजगार कैसे क्या कैसे उनके लिए जॉब का वो निकलेगा, वैकेंसी वगैरह। ठीक है, तो रोजगार की शर्तें क्या क्या होंगी, ये सभी चीज़ें जो है केंद्र सरकार के द्वारा ही तय की जाएंगी इस जो है अधिनियम के आने के बाद। ठीक है, संशोधन के बाद। और इस संशोधन से पहले जो है मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते अन्य सेवा शर्तें मुख्य चुनाव आयुक्त के समान थी और सूचना आयुक्त की जो है सूचना आयुक्तों की चुनाव आयुक्तों के समान थी। यानी कि जैसा जो मुख्य सूचना आयुक्त के जो वेतन भत्ते थे वो 2019 के संशोधन से पहले कैसे थे, तो वो ठीक वैसे ही थे, उतने ही हुआ करते थे जितना कि मुख्य चुनाव आयुक्त के होते थे। ठीक है, और जो सूचना आयुक्त होते हैं उनके जो वेतन भत्ते वगैरह कैसे होते थे, तो वो जो चुनाव आयुक्त होते थे उनके बराबर होते थे। ठीक है, लेकिन जो संशोधन के बाद जो कि अब केंद्र सरकार के द्वारा तय किए जाएंगे। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। यह प्रावधान करता है कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पद पर नियुक्त होते समय उम्मीदवार किसी अन्य सरकारी नौकरी की पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करता है तो उस लाभ के बराबर राशि उसके वेतन से घटा दी जाएगी। लेकिन इस नए संशोधन विधेयक में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। यानी कि पहले जो है 2019 से पहले ऐसा सिस्टम था कि सूचना आयुक्त और या मुख्य सूचना आयुक्त यदि किसी लाभ के पद पर या फिर नौकरी में पेंशन या सेवानिवृत्ति या फिर पेंशन उन्हें मिल रहा है लाभ के रूप में, तो उससे क्या होता था कि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों के जो वर्तमान वेतन थी उसमें से उस जितना भी पैसा पेंशन के रूप में उन्हें मिल रहा है किसी अन्य जगह से, तो उतना घटा दिया जाता था। लेकिन जो नया संशोधन हुआ है 2019 में, उसके द्वारा ये चीज़ें सरकार के द्वारा हटा दी गई हैं। ठीक है, समाप्त कर दिया गया है इस प्रावधान को। और इसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग अब देखते हैं कि इसमें इसकी स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना जो है इसकी केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी और यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, तो हमने ऊपर देखा कि 2019 के बाद जो चेंजेस हुए हैं, संशोधन हुए हैं, तो उसके बारे में देखा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। ठीक है, और ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है और इसके सदस्य जो हैं केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम जो है 10 अधिकतम 10 क्या है, अधिकतम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्तों का प्रावधान है। यानी कि एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 जो अधिकतम से ज़्यादा 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं केंद्रीय सूचना आयोग में। ठीक है, और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है इनकी नियुक्ति, सूचना आयुक्त की और मुख्य सूचना आयुक्त की। ठीक है, इसके बाद है नियुक्ति। ये नियुक्तियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी
समिति की अनुशंसा पर की जाती हैं, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और पीएम द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री बतौर सदस्य होते हैं। यानी कि एक कमेटी बनती है, उनकी अनुशंसा, जो कमेटी जो है समिति बनती है, उसके द्वारा जो अनुशंसा की जाती है कि किसे मुख्य सूचना आयुक्त या फिर सूचना आयुक्त बनाया जाए, उसी के आधार पर जो है राष्ट्रपति क्या करता है, इनका जो है नियुक्ति करता है। ठीक है। इसके बाद इनका कार्यकाल ऐसे पदों हेतु मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित या 65 की आयु तक पद धारण करेंगे। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। यानी 65 वर्ष की आयु तक जो है क्या है कि इनका कार्यकाल होता है और इनकी पुनर्नियुक्ति पुनः से नियुक्ति नहीं की जाती। ठीक है, एक बार बन गए दोबारा से इनकी नियुक्ति नहीं होती। अब जो है सीआईसी की शक्ति और कार्य, सीआईसी यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है ना, तो इसकी जो शक्ति और कार्य के बारे में अब हम देखते हैं। तो आयोग का कर्तव्य है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी विषय पर प्राप्त शिकायतों के मामले में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करे। यानी कि कोई भी शिकायत मिलती है, ठीक है, अधिनियम 2005 के तहत, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, तो क्या करे, शिकायतों के मामले की जांच करने का जो है कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो मुख्य जो है सूचना आयोग के द्वारा किया जाता है। और आयोग उचित आधार होने पर किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दे सकता है। और आयोग के पास पूछताछ करने का जो है करने हेतु सम्मन भेजने, दस्तावेजों की आवश्यकता आदि के संबंध में एक विशेष जो है सिविल कोड की शक्तियां होती हैं। यानी कि किसी से भी पूछताछ करने के लिए उसे समन भेज सकता है और दस्तावेजों की आवश्यकता आदि के संबंध में ये एक सिविल कोड के समान इसे शक्तियां दी गई हैं। ठीक है। और इसके बाद देखते हैं कि आगे सूचना का अधिकार अधिनियम का महत्व और चुनौतियां, यानी कि इसके महत्व क्या क्या हैं सूचना के अधिकार अधिनियम के, और इसकी चुनौतियां क्या क्या हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है सूचना का अधिकार अधिनियम। तो सूचना के अधिकार अधिनियम, सूचना के अधिकार यानी आरटीआई का अर्थ है कि कोई भी भारतीय नागरिक राज्य या केंद्र सरकार के कार्यालयों, विभागों से किसी भी जानकारी को प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है जिसे सार्वजनिक सूचना माना जाता है। यानी कि यदि हम देखते हैं कि जो कोई भी कार्यालय हो भारत का, कोई भी विभाग, ठीक है, तो वहाँ पर कोई भी एक सामान्य व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार की सूचना को जो है नागरिक प्राप्त करने का जो है अनुरोध कर सकता है उस कार्यालय में, यानी कि सूचना को मांग सकता है। ठीक है, किसके तहत, तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। ठीक है। इसके बाद इसी अवधारणा के मद्देनजर भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया था। ठीक है। इसके बाद जो है क्यों महत्वपूर्ण है सूचना का अधिकार, ठीक है, तो जो है कि इसकी महत्वपूर्ण क्यों महत्वपूर्ण है सूचना का अधिकार, क्यों होना चाहिए इसे। तो पहला पॉइंट है इसमें, असल में सूचना उस मुद्रा की तरह होती है जो कि प्रत्येक नागरिक के लिए समाज के शासन में हिस्सा लेने हेतु आवश्यक होती है। यानी कि जो सूचना होती है किसी भी चीज़ की, वो हर नागरिक चाहता है कि उसे जो है पता रहे, कोई भी चीज़ें जो चल रही हैं देश में या किसी भी विभाग में, तो उसे पता करने के लिए उसे सूचना होनी चाहिए। और इसके लिए वो चाहे तो क्या कर सकता है, उसकी डिमांड कर सकता है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांग कर सकता है कि मुझे भी इस चीज़ की जानकारी चाहिए और सूचना के तौर पर मुझे इसकी जानकारी दी जाए। उसका ये अधिकार है। ठीक है, प्रत्येक नागरिक को ये सूचना मिलनी चाहिए यदि वो चाहता है तो। ठीक है। कार्यपालिका के प्रत्येक स्तर नियंत्रण, संरक्षण और शक्ति को जो है बनाए रखने के उद्देश्य से सूचना को काफ़ी सीमित कर दिया जाता है। ठीक है। और इसलिए प्रायः यह माना जाता है कि कार्यपालिका में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए नियमों और प्रक्रिया की स्पष्टता, पूर्ण पारदर्शिता और आम जनता के बीच प्रासंगिक जानकारी का प्रसार काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि यदि भ्रष्टाचार को रोकना है और, ठीक है, और कार्यपालिका पर प्रत्येक स्तर पर नियंत्रण स्थापित करना है, तो क्या है कि सूचना का अधिकार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल वहाँ पर निभाता है। क्योंकि जब जनता को हर चीज़ के बारे में जानकारी रहेगी तो सरकारें हो या फिर कोई भी विभाग हो, वो किसी भी प्रकार की गलत चीज़ें करने से या भ्रष्टाचार करने में एक बार जरूर हिचकेगा। ठीक है। इसके बाद इसलिए अंततः भ्रष्टाचार को समाप्त करने की सबसे
प्रणाली वही होगी, सबसे अच्छी प्रणाली वही होगी या प्रभावी प्रणाली वही होगी जिसमें नागरिकों को राज्य से प्रासंगिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। यानी कि जब नागरिकों को सही सही सूचना मिल पाएगी हर क्षेत्र के बारे में, हर चीज़ के बारे में, तभी जो है भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि सरकार की प्रणाली और प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना एक आवश्यक कदम है। जब सरकार की प्रणाली और प्रक्रिया पारदर्शी होती है तो वहां भ्रष्टाचार की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जनता और सरकार के बीच कड़ी बनने में। ठीक है, क्योंकि जनता को जो है छोटी से छोटी बातों की सूचना यदि प्राप्त होती है तो इससे जो है अधिकारी जो है यदि भ्रष्टाचार करते हैं तो इसकी जानकारी जो है ऊंचे लेवल तक जाती है, जिससे क्या होता है कि उनके विरुद्ध कार्यवाही तक की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम की चुनौतियां। यानी कि सूचना के अधिकार अधिनियम की अब हम चुनौतियां देख लेते हैं। तो यह हम आम लोगों को प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है, किंतु निरक्षरता और जागरूकता की कमी के कारण भारत में अधिकांश लोग इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते। यानी कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, इसके ये जानकारी तो मांगी जाने पर दी जाती है इसके अंतर्गत, लेकिन भारत में ऐसे कई लोग हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती और वो सूचनाओं के अभाव में ही जो है भ्रष्टाचार में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं या फिर लोगों के भ्रष्टाचार का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कई लोग मानते हैं कि इस अधिनियम में प्रावधानों का उल्लंघन करने की स्थिति में जो जुर्माना या दंड दिया गया है वह इतना कठोर नहीं है। यानी कि जो चुनौतियां हैं इसके समक्ष जो सूचना के अधिकार अधिनियम में, तो कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो भी इसमें जुर्माना या दंड लगाया जाता है इसके तहत, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत, वो इतना कठोर नहीं होने के कारण जो है लोग जो है सूचना का अधिकार से वंचित भी रह जाते हैं कई बार। ठीक है, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त जन जागरूकता का अभाव, सूचनाओं को संग्रहित करने और प्रचार प्रसार करने हेतु उचित प्रणाली का अभाव, सार्वजनिक सूचना अधिकारियों की अक्षमता और नौकरशाही मानसिकता आदि को सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई के कार्यान्वयन में बड़ी बाधा माना जाता है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त जन जागरूकता का चूँकि अभाव होता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि कई बार प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है चीज़ों का, और सरकारी सूचना जो अधिकारी होते हैं उनकी भी अक्षमता और नौकरशाही मानसिकता आदि के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कार्य के एग्जीक्यूशन में इसके बड़ी बाधा देखने को मिलती है। तो ठीक है, ये कई बार अच्छी तरह से जो है एग्जीक्यूट ये नहीं हो पाता है। इसके बाद ऐसे कौन से मामले हैं जिसमें सूचना जो है देने से इनकार किया जा सकता है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एमपीपीएससी के शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सामरिक हितों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएं प्रकट करने की बाध्यता से मुक्ति प्रदान की गई है। यानी कि जो सूचना के अधिकार अधिनियम है उसके तहत कुछ ऐसी सूचनाएं भी हैं जिसे नहीं मांगा जा सकता या नहीं दी जा सकती। कुछ सूचनाएं जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ें राष्ट्र की संप्रभुता से जुड़ी हैं, एकता अखंडता से, यानी कि मान लीजिए सेना से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है, या फिर हथियारों से रिलेटेड या किसी ऐसी खुफिया जगह से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि राष्ट्र की एकता अखंडता और सुरक्षा से संबंधित हैं, तो उनकी सूचना देने के लिए सरकारें या फिर अधिकारी बाध्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसके तहत इस सूचना को नहीं मांगा जा सकता। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 में जो संशोधन हुआ वो क्या है, उसकी स्थापना कब हुई, सूचना आयोग की। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आज हमने इस वीडियो में देखा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अब जब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो न्यू टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।